नमस्कार दोस्तों, आपका बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये तीसरा भाग है, जो कक्षा 12 के लिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आते हैं तीसरे भाग में। कौन कौन सी नई चीज़ें आपको जानने को मिलती हैं, देखते हैं। नोट में दिया गया है कि एंड्रोजेंस का श्रवण जो ह्यूमन हार्मोन्स है, या कह सकते हैं मानव का हार्मोन्स है, एंड्रोजेंस का श्रवण पीयूष ग्रंथि के या मास्टर ग्लैंड के ICSH और LH हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। मतलब ये दो चीज़ें हैं जो एंड्रोजेंस हार्मोन को नियंत्रित करने का काम करती हैं। ठीक है, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। इसी को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या होता है? इसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस भी कहते हैं, शुक्र जनन को। ये शुक्र जनन एक ऐसी नलिका होती है जो वृषण की मान लेते हैं कि सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक दोस्तों, इसमें दो परतें होती हैं, दो झिल्लियाँ होती हैं, और इन झिल्लियों को हम ट्यूनिका तथा जनन उपकला भी कहते हैं। दो प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं, एक ट्यूनिका होती है और एक जनन उपकला होती है। चलिए देखते हैं। शुक्र जनन नलिका वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ये जो शुक्र जनन है, ये वृषण की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसकी झिल्ली दो स्तरों की बनी होती है। जैसा कि मैंने बताया, कितने स्तरों की? दो स्तरों की बनी होती है। पहले स्तर का नाम है, जो बाहरी होता है, उसका नाम है ट्यूनिका प्रोपेरिया। क्या नाम है? ट्यूनिका प्रोपेरिया। और आंतरिक स्तर होता है, उसका नाम है जनन उपकला। जनन उपकला में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि कोई भी प्राणी हो, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। और ये जनन उपकला में दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला है नर जनन कोशिका और दूसरा है सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिकाएं। ठीक दोस्तों, अब नर जनन कोशिका तो आप लोग जान ही चुके हैं कि नर के जनन भाग में जो कोशिकाएं काम करती हैं, उन्हें हम नर जनन कोशिकाएं कहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं सर्टोली कोशिका। ये सर्टोली कोशिका क्या होती है, ये देखते हैं। तो ये जो सर्टोली कोशिका है, यह भी खासकर स्तनधारियों में पाई जाती हैं। जो जीव स्तनधारी होते हैं, उनमें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यह केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। जैसा कि है इसमें कि यह स्तनधारियों में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका का नाम उसके खोजकर्ता, क्या नाम है? एनरिको सर्टोली के नाम पर रखा गया था। ठीक है, क्योंकि इसने खोज किया था सर्टोली कोशिकाओं की, इस वजह से इसके नाम पर ही ये सर्टोली कोशिका नाम रखा गया। और यह केवल स्तनधारियों में ही पाई जाती है। कैसे जीवों में? स्तनधारियों में। नेक्स्ट में आते हैं शुक्राणु वाहिनियाँ, वेसा डिफरेंस। इन्हें उपवाहक नलिकाएं एपिडिडाइनिस, कौन सी?
उपवाहक नलिका जिसका नाम है एपिडिडाइनिस से निकल कर के शुक्रवाहिनियाँ कहलाती हैं। मतलब एपिडिडाइनिस से निकलती हैं और निकलने के बाद वही आगे चल कर के शुक्रवाहिनियाँ या वासा डिफरेंस कहलाती हैं। ठीक है। और प्रत्येक वृषण के एक शुक्रवाहिनी निकलती है। प्रत्येक वृषण से, वृषण आप लोग जानते हैं कि 2 होते हैं, प्रत्येक वृषण से एक एक शुक्रवाहिनियाँ निकलती हैं जो वृषण दंड के सहारे उदर गुहा में प्रवेश करती हैं। उदर गुहा में जो प्रवेश करती हैं और अपनी ओर की मूत्रवाहिनी के चारों ओर घूमकर मूत्राशय के भाग में शुक्राशय में खुलती हैं। आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो में, जिन लोगों ने ना देखा हो तो वो स्ट्रक्चर देखिए और देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि मूत्रवाहिनी जो होती है उसके चारों ओर ये जो शुक्रवाहिनियाँ हैं ये घूमती हैं और मूत्राशय के आधार भाग में शुक्राशय में जा कर के खुल जाती हैं। ठीक है। और शुक्रवाहिनियाँ की भित्ति कैसी होती है? पेशीय होती है। ठीक है। शुक्रवाहिनी की भित्ति जो है कैसी होती है? पेशीय होती है। मतलब इसमें पेशियाँ भी पाई जाती हैं। वाहिनी का उद्भव वुल्फियन नलिका द्वारा होता है। उद्भव कैसा होता है? वुल्फियन नलिकाओं द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा कि शुक्रवाहिनियाँ जिन्हें हम एपिडिडाइनिस से निकलती हैं और निकलने के बाद वो शुक्रवाहिनियाँ कहलाती हैं और प्रत्येक वृषण से कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होने के बाद वो शुक्रवाहिनियाँ आगे चल कर के उदर गुहा में प्रवेश कर जाती हैं और उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद वो क्या करती हैं? मूत्रवाहिनी जो थैली होती है मूत्रवाहिनी की, उसके चारों ओर घूम कर के मूत्राशय के आधार भाग में शुक्राशय में जा कर के खुलती हैं। ठीक है। और इसकी भित्ति कैसी होती हैं? पेशीय होती हैं। और इसका उद्भव कैसा होता है? वुल्फियन नलिका द्वारा होता है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आप अलग से भी लिख सकते हैं और जैसा कि इसमें दिखाया गया है वीडियो में, इनको आप वीडियो को रोक करके पुश करके आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। शुक्राशय क्या होता है? सेमिनाल वेसिकल क्या होता है? शुक्राशय, जैसा कि इसमें जिक्र किया गया है शुक्राशय का कि शुक्राशय भाग में खुलती हैं ये जो शुक्रवाहिनियाँ होती हैं। तो ये कैसे होती हैं? यह भ्रूणीय मूलेरियन कोशिकाओं से व्युत्पन्न होता है। कैसी कोशिकाएं होती हैं? भ्रूणीय मूलेरियन नलिकाओं से व्युत्पन्न होता है और यह एक ग्रंथिल संरचना होती है जिसमें क्या रहता है? वीर्य रहता है। क्या रहता है? वीर्य। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं गुणसूत्र। ठीक, उसमें जो है ये रहता है। नेक्स्ट 60 से 70 ग्राम भाग इसमें वीर्य का निर्माण होता है। कितने भाग का? 60 से 70 ग्राम भाग का इसमें वीर्य का निर्माण होता है। 60 से 70 ग्राम। वीर्य एक गाढ़ा व क्षारीय द्रव होता है। कैसा द्रव है? क्षारीय। इसमें प्रोटीन, फ्रैक्टोज आदि पाए जाते हैं। 2 चीज़ें होती हैं, एक प्रोटीन होता है और दूसरा होता है फ्रैक्टोज। ठीक है, आगे आएंगे उसमें हम इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपका शुक्राशय होता है। शुक्राशय में जो वीर्य का निर्माण होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो उसको आगे हम इसके चैप्टर के अगले भाग में हम देखेंगे कि कौन कौन से
प्रोटीनें पाई जाती हैं, कौन कौन से फ्रक्टोज पाए जाते हैं, ये कौन कौन सी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं, और इसका नाम क्या है, जिसका नाम है शुक्राणु। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज शुक्राणु को पोषक व ऊर्जा प्रदान करता है। जो फ्रक्टोज होता है वो क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, और जो प्रोटीन होती है उससे उसका निर्माण होता है। और वीर्य का पीएच मान कितना होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीर्य का पीएच मान होता है 7.4 होता है। ठीक है, और ये कार्य क्या है इसका, यह शुक्राणुओं को पोषण व गति प्रदान करता है। कौन, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या करता है, पोषण और गति प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, और ये ध्यान रखना कि वीर्य का पीएच मान कितना होता है, 7.4। और नेक्स्ट में आते हैं सहायक जनन ग्रंथियाँ। सहायक जनन ग्रंथियों में आपको पहले बताया गया था कि प्राथमिक ग्रंथियाँ होती हैं, द्वितीयक ग्रंथियाँ और सहायक ग्रंथियाँ भी होती हैं। इनको कौन कौन सी होती हैं, पहला है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि का कार्य क्या है, यह मूत्र के आधार भाग पर पाई जाने वाली एक बड़ी ग्रंथि है जो कई पिंडकों की बनी होती है। ठीक है, मूत्र के आधार भाग, जो निचला वाला भाग है, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी ग्रंथि है जो इसके पिंडकों की बनी होती है, और एक क्षारीय द्रव इसमें स्रावित करती है। क्या करती है, क्षारीय द्रव। कौन सी ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि। बहुत बहुत पूछा जाता है ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है ना, इसका कार्य क्या होता है, ये सारी चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं परीक्षा में। जो वीर्य व शुक्रिय द्रव का 15 से 30% भाग बनाती हैं, इसके स्राव में साइट्रिक अम्ल, स्पर्मिन आदि पाए जाते हैं। कौन कौन से, साइट्रिक अम्ल और स्पर्मिन। ठीक है, ये शुक्रिय द्रव का कितना भाग बनाती है, 15 से 30% भाग बनाती है। इसमें साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और स्पर्मिन भी पाया जाता है, जो शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रहते हैं। जो क्या करते हैं, शुक्राणुओं को गतिशील बनाए रहते हैं। नेक्स्ट में आते हैं काउपस ग्रंथि। काउपस ग्रंथि, इसे वल्व्यूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। कौन सी ग्रंथि, बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। एक जोड़ी काउपस ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर स्थित होती है। ठीक दोस्तों, जैसा कि बताया गया कि काउपर ग्रंथि किसके नीचे स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे स्थित होती है, और यह एक लसलसा क्षारीय तथा पारदर्शी द्रव स्रावित करता है। कौन सा द्रव, लसलसा होता है, क्षारीय और पारदर्शी होता है। ठीक है, काउपस ग्रंथि जो होती है वो किसके नीचे स्थित होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के, और यह लसलसा और क्षारीय पारदर्शी द्रव स्रावित करती है। ठीक दोस्तों, ये आपका नर जनन तंत्र भाग समाप्त हुआ। नर जनन तंत्र भाग समाप्त होता है। आगे हम आते हैं कैसे शरीर का निर्माण होता है, स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ये है नर और मादा। किशोरावस्था में नर और मादा किशोरावस्था में क्या होता है, जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जनन कोशिकाओं में युग्मकों का निर्माण होता है। युग्मक दो होते हैं, एक नर भाग का वृषण और मादा भाग का अंडाशय। तो वृषण में नर युग्मक होते हैं और अंडाशय में मादा युग्मक होते हैं। ठीक है, दोनों का संक्रमण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है जिसे हम युग्मनज कहते हैं, और इससे भ्रूण का विकास होता है, और भ्रूण से शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये जनन जो है, नर और मादा के बीच में जो जनन की क्रिया है वो होती है, और ऐसे जो है शरीर का निर्माण संपन्न होता है। ठीक, अब आते हैं मादा जनन तंत्र में। नेक्स्ट में है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। इसमें भी सहायक ग्रंथियां होती हैं, प्राथमिक ग्रंथियां होती हैं।
पहला है प्राथमिक अंग जिसे हम अंडाशय कहते हैं, और द्वितीयक या सहायक अंग है जिसको हम ओवरी कहते हैं। ओवरी कैसी होती है? 2 जोड़ी होती हैं। पहला द्वितीयक सहायक अंग में पहला है गर्भाशय, दूसरा है एक जोड़ी गर्भाशय ग्रीवा, तीसरा है एक जोड़ी अंडाशय वाहिनी, चौथा है एक योनि, पांचवा है बाह्य जननेंद्रिय, और छठवां है एक जोड़ी स्तन ग्रंथियां। ये जो है पूरा स्ट्रक्चर बनाता है मादा जनन तंत्र का। तो आगे मादा जनन तंत्र का जो अगला भाग बनाएंगे उसमें हम सारी चीज़ें इनके बारे में डिफाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, और मादा जनन तंत्र को अच्छी प्रकार से आप लोग समझिए, क्योंकि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों ही परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें से दो में से कोई ना कोई एक स्ट्रक्चर सहित पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो आप लोग, जैसा कि मेरा अनुमान है, अनुभव है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़िए। दोनों में से कोई भी प्रश्न आपका छूटने ना पाए। और पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, नमस्कार दोस्तों।